दोस्तों, पेश है तकदीर का तमाशा। ये कवर चित्र है। संध्या का समय। रायगढ़ राजमहल के प्रधानमंत्री सुहेल उसकी पत्नी सुबानी अपने महल के कक्ष में बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। स्वामी, बहुत देर से आपको उदासी में डूबे देख रही हूँ। आपकी उदासी का क्या कारण है नाथ? सुबानी शुभांगी, नकुल के अलावा हमारी उदासी का और क्या कारण हो सकता है? किसी प्रतिष्ठित पिता को यदि जुआ खेल का धन लुटाए, हर समय मदिरा के नशे में चूर रहे, किसी गणिका के यहाँ पड़ा रहे, तो उस हतभागी पिता का उदास होना स्वाभाविक है। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, लेकिन नकुल को बिगड़ने के में हमारे अत्यधिक लाड प्यार ने आग में घी डालने का सम्मान कार्य किया है। यदि वक्त की मार में मेले के नकुल के दो बड़े भाई हमसे न बिछड़ते तो हम नकुल को सीमा से अधिक लाड प्यार न करते, और न ही नकुल इस प्रकार बुरे व्यसन आते। यदि आप मेरी एक बात माने तो आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी। कहो शुभांगी। क्यों न हम नकुल का विवाह कर दें। मेरा विश्वास है कि विवाह के बाद गृहस्थी का बोझ सिर पर पड़ने से नकुल सुधर जाएगा। शायद तुम ठीक कह रही हो स्वामी जी, हमें यह उपाय भी करके देख लेते हैं। महल इधर नकुल के विवाह की तैयारी हो रही थी, दूसरी तरफ रायगढ़ के प्रतिष्ठित गणिका चंद्रलेखा नकुल से पूछ रही थी, सुना है आपके विवाह होने जा रहा है? हाँ। चंद्रलेखा, मेरा विवाह करने माता पिता अपनी तमन्ना पूरी करना चाहते हैं। बेशक मेरा विवाह होने जा रहा है चंद्रिका, पर तुमने लगाव कब न होगा। तुमने देखना, विवाह के पश्चात भी मैं तुम्हारे यहाँ आगोश में पड़ा रहूँगा। यही तो मैं चाहती हूँ नकुल। मेरे यहाँ आने पर ही तो मुझे तुम्हारे द्वारा धन राशि प्राप्त होती है। कुछ ही दिनों बाद नकुल व राधिका का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री पुत्र, आज के दिन आज आपके विवाह का जीवन की प्रथम रात्रि है। आज की रात आपने अपनी पत्नी के पास होना चाहिए था। पत्नी जाए भाड़ में चंद्ररेखा, तुम यदि जल्दी से सोमरस पिलाने की तैयारी करो। उधर शुभांगी प्रधानमंत्री सेहल से कह रही थी, स्वामी, विवाह की प्रथम रात्रि भी नकुल गणिका चंद्रलेखा के यहाँ जा पहुँचा। शुभांगी, लगता है हमारे कहने पर नकुल का विवाह करके गलती कर बैठे। नकुल को सुधारना मुश्किल लगता है। उधर सुहाग कक्ष में सुहाग शैया पर बैठी राधिका सोच रही थी, आज रात्रि अधिक बीत गई है, अभी तक मेरे पति कक्ष में नहीं आई, क्या कारण हो सकता है? उधर पो फटने के समय रथ प्रधानमंत्री जी बाहर आकर रुका। उसमें मदिरा के नशे में लड़खड़ाता नकुल उतरा, और जब वह किसी प्रकार लड़खड़ाते अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो हड़बड़ा रहा था। चंद्रलेखा, तुम अप्सरा हो, तुम मेरी जीवन हो। व्याकुल तो सो गया, नकुल तो सो गया, लेकिन राधा स्तंभ सी खड़ी थी। तो ये इस समय नगर की प्रसिद्ध गणिका चंद्रलेखा के यहाँ से आ रही है, इसका मतलब यह हुआ मेरे प्रति चरित्रहीन है। और प्रधानमंत्री सुहेल और सुहांगी का सोचा पूरा न हुआ। नकुल विवाह के पश्चात जुआ खेलने की आदत गणिका चंद्रलेखा के यहाँ जाना त्याग न सका। उसका सभी नाते रिश्तेदारों से उसे समझाते, बेटा विवाह तो हो गया, लेकिन अब तुम्हें अपने पुराने शौक छोड़ देने चाहिए। राधा अच्छे घर की एक सुशील कन्या थी। वह प्रतिदिन आधी रात्रि तक नकुल की प्रतीक्षा करती, और जब वह घर आता तो वह खाना खिलाकर स्वयं खाती और बिना खाए ही सो जाती। हाय रे दुर्भाग्य, पति मिला तो ऐसा मिला जिसे मेरी कोई चिंता ही नहीं, लेकिन पति की बुराई करूं तो आखिर किससे करूं? फिर बुराई करने से हासिल भी क्या होगा? एक दिन शुभांगी ने ध्यान से राधा को देखा और सहम सी गई। ओह, राधा का चेहरा इतना क्लांत क्यों लग रहा है?
वह उसी समय राधा के कक्ष में पहुंची और प्रेम से उससे सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, क्या बात है बहू, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? तुम्हारी तबीयत ठीक तो नहीं है? मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ भी हूँ। बेटी, मुझसे बताओ आखिर क्या बात है? माँ, मुझे इस प्रकार घर की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ में सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आपके पुत्र जुआ खेलने और मदिरापान में इतने डूबे रहते हैं, रात्रि के समय घर आना ही भूल जाते हैं। वे प्राय रात्रि के चौथे पहर या तीसरे पहर ही घर वापस लौटते हैं। इस तरह मुझे जाकर उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि कारण मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती, शायद इसलिए इन दिनों मेरा स्वास्थ्य कुछ खराब है। राधा के मुंह से यह सब सुन स्वांगी का कलेजा दुख से फट गया। तेरे दुख का कारण मैं ही हूँ। मैंने ही अपने निकम्मे पुत्र के साथ तुझे बांधकर तेरे जीवन को कष्टों में डाला है। मैं तेरी अपराधी हूँ। यह आप क्या कह रही हैं माँ? मैं सही कह रही हूँ बहू। तूने आज तक बहुत दुख देखे हैं। अब मैं नकुल को रास्ते पर लाऊंगी। आज जब आधी रात के बाद वह घर आएगा तो दरवाज़ा तुम नहीं, मैं खोलूंगी, और यह मेरा आदेश है। जी माँ जी। उस रात स्वांगी नकुल की प्रतीक्षा दरवाजे पर आ बैठी और रात के तीसरे पहर उसे कुछ आहट हुई। लगता है नकुल आ गया। उसका अनुमान सच था। बार नकुल था। उसे नशे में झूमते द्वार खटखटाया। रात के तीसरे पहर में इस प्रकार भटकने वाले यह कौन है और जो इस समय दरवाज़ा पर दस्तक दे रहा है? मैं तुम्हारा बेटा नकुल हूँ। मैं दरवाज़ा खोलो। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले का इस घर में कोई शैतान नहीं आता। दरवाज़ा नहीं खुलेगा। माँ, यह समय इस प्रकार की बातें करने का नहीं। गुस्सा क्यों कर रही हो? साफ साफ सुन लो नकुल, यह दरवाज़ा इस समय तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। इस समय जहाँ से तुम्हें कोई द्वार खुला मिले वहीं चले जाओ। लगता है आज माँ द्वार नहीं खोलेगी। नकुल थोड़ी देर द्वार पर रुका। दरवाज़ा नहीं खुलता देख वह पुनः रथ पर बैठा। साथ ही रथ चंद्रलेखा के यहाँ ले चलो। जो हुक्म। पहरेदार ने जाकर चंद्रलेखा से कहो कि हम आए हैं। ओह, यह नकुल तो इतनी रात्रि को भी सोने नहीं देता। यह क्यों? कोई वक्त आने का? पहरेदार, नकुल जाकर कह दो कि सुबह आए। इस वक्त मेरे सोने का, वह मेरी नींद में खलल डाल रहा है। जी मालकिन। पहरेदार ने बाहर जाकर नकुल से चंद्रलेखा का आदेश सुनाया। वह बुरी तरह चौंक पड़ा। चंद्रलेखा बाहर से इस प्रकार मुझे लौटाना चाह रही है। मेरा सरासर अपमान है। अब मुझे यहाँ भी एक क्षण नहीं रुकना चाहिए। और वह शुभांगी सोच रही थी, आज रात थोड़ी सख्ती करने से नकुल के दिमाग ठिकाने आ जाएगा। देखती हूँ रात्रि के इस पहर में उसे किसका द्वार मिलता है। थक हार कर उसे पुनः अपने घर में लौटना पड़ेगा। और राधा भी जाग रही थी, नकुल के विषय में सोच रही थी। माँ ने इस प्रकार दुत्कार कर ठीक नहीं किया। पता नहीं इस समय कहाँ भटक रहे होंगे। दूसरी ओर नकुल रथ नगर की सड़क पर दौड़ रहा था। माँ ने द्वार खोलने से मना कर दिया और चंद्रलेखा ने मुझे घर से बाहर से ही लौटा दिया। अब इस समय मैं कहाँ जाऊँ, किधर, समझ में नहीं आ रहा। तभी सहसा उसे ध्यान आया। माँ ने कहा था कि इस समय जो भी दरवाज़ा खुले मिले वहीं चले जाना। यह ध्यान में आते ही उसने सारथी का आदेश दिया। सारथी, राह में पड़ने वाले किसी मंदिरालय, सराय, जिसका भी दरवाज़ा खुला मिले वहीं रोक देना। जो हुक्म। कुछ देर बाद एक रथ एक मंदिर के खुले दरबार के सामने रुका। मंदिर का द्वार खुला है, क्यों ना इसके अंदर जाना चाहिए। कुछ सोचकर वह रथ से उतरा और मंदिर में प्रविष्ट हो गया। ओह महात्मा, मुख पर कैसा तेज है प्रकट हो रहा है। शायद मुझे कोई सिद्ध पुरुष लगते हैं। अदृश्य शक्ति क्यों ना मुझे इसकी ओर खींच लिए जा रही है। यंत्र चलित सा वह आगे बढ़ा और महात्मा के चरणों में लेट गया। उसी समय क्षण महात्मा ने आंखें खोली। सामने अपने द्वार पर किए गए समस्त पाप कर्म दिखाई देने लगे। उसके पाप कर्मों को देख उसके मन में गलीनता से भर उठा। तभी महात्मा ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। कौन हो वत्सुम?
महात्मा, मैं एक पापी अधम हूँ। बुरे व्यसनों ने मेरा जीवन खोखला कर दिया। जन्म देने वाली माँ ने आज मुझे दुत्कार कर घर से निकाल दिया। इस समय मेरा जीना व्यर्थ है। वत्स, तुम व्यर्थ में ही निराश हो रही हो। माँ ने तुम्हें दुत्कारने में अवश्य ही कोई राज छिपा होगा। शायद आप ठीक कह रहे हैं महात्मा। अगर माँ ने आज मुझे न दुत्कारती तो इस समय मैं आपके दर्शन करने का सौभाग्य न मिलता। तुम चाहते क्या हो वत्स? महात्मा, मेरा अतीत बहुत अंधकारपूर्ण है और पाप कर्मों से भरा है। मैं आपकी शरण में रहकर अब मैं सोमरस के स्थान ज्ञान पर रसपान करना चाहता हूँ। वत्स, जैसे तलवार की धार पर चलना बेहद कठिन होता है, वैसे ही धर्म की मर्यादाओं को पालन करना बहुत कठिन है। महात्मा, आपका आशीर्वाद पाकर मैं सभी कठिनाइयों को विजय प्राप्त कर लूँगा। वत्स, साधु महात्मा बनना सरल नहीं। तुम घर वापस लौट जाओ। महात्मा, बुरे व ज्ञानों में फंसा हुआ मेरा जीवन क्षतिपूर्ण नहीं। मैं मन में यह दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ, अब मुझे साधु बनना है। कृपया मुझे आप अपनी दीक्षा दीजिए। महात्मा नकुल के दृढ़ निश्चय को देखकर गदगद हो उठे। ठीक है वत्स, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। कल सुबह हम यहाँ से दक्षिण में प्रस्थान करेंगे, तुम भी हमारे साथ चलना। जो आज्ञा गुरुदेव। सुबह होने पर नकुल महात्मा के साथ में मंदिर से बाहर आया। सारथी, तुम रथ लेकर वापस लौट जाओ। माँ से कहना अब मैं कुछ बनकर ही घर वापस लौटूंगा। और चिंता में डूबी शुभांगिनी प्रधानमंत्री सुहेल से कह रही थी, रात्रि को गुस्से में रात्रि को मैंने नकुल को महल से प्रवेश नहीं करने दिया। तब से नकुल घर नहीं लौटा। मैं चिंता के मारे बुरा हाल हो रहा है, न जाने वह कहाँ होगा। पड़ा होगा गणिका चंद्रलेखा के यहाँ। स्वामी, आप चंद्रलेखा के यहाँ जाकर एक बार सही से नकुल को वहाँ पर है या नहीं पता कर दीजिए। मैं और गणिका चंद्रलेखा के यहाँ जाऊँ? नहीं, यही वह समय था जब नकुल का रथ का सारथी दोनों के पास पहुँचा। अरे सारथी, तुम नकुल कहाँ है? माँ, प्रधानमंत्री जी, प्रातः वे एक महात्मा के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले गए। क्या नकुल किसी महात्मा के साथ चला गया? लेकिन क्यों? कल रात से न जाने यहाँ से जाने के पश्चात चंद्रलेखा ने नकुल जी के लिए अपना भवन का द्वार न खोला। तब से निराश हो वे चल पड़े। राह में एक मंदिर के द्वार खुले देखकर मंदिर में चले गए। सारी रात बिताने के पश्चात उस महात्मा के मुखमंडल से बहुत तेज था। उसी तेज के प्रभाव में आकर शायद नकुल जी उसके साथ चले गए। लगता है वे महात्मा जी के साथ कहीं जाकर तप करेंगे। ओह, इसका मतलब यह हुआ नकुल साधु बनना चाहता है। ऐसा न कहिए स्वामी, नकुल साधु बन गया तो राधा का क्या होगा? आप जाइए और नकुल को किसी तरह मना कर लाइए। तुम ठीक कह रही हो शुभांगी, अपने लिए न सही मुझे बहू के लिए उसके खोज में जाना होगा। उधर दक्षिण की ओर जाते महात्मा मुस्कुरा कर नकुल से बोले, बस लगता है मोह माया पुन तुझे अपने बंधन में बांधना चाहती है। क्या मतलब गुरुदेव? नकुल, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी खोज में महल से चल पड़ी हैं। कुछ ही देर में वे इधर आते होंगे। वो लेकिन वे हमेशा मुझसे घृणा करते आए हैं। आज वे मेरी खोज में क्यों निकले हैं गुरुदेव? देख नकुल, अब भी समय है। तुम वापस घर लौटना चाहो तो तुम्हारी माँ और पत्नी तुम्हारे वियोग में इस समय बैठी रो रही हैं। नहीं गुरुदेव, मैं अब वापस नहीं लौटूंगा। मुझे आप घर लौटने के लिए बार बार न कहें। नकुल, जोश और रोश में किया गया निर्णय सही नहीं होता। माँ ने रोश में कहा और तुमने जोश में घर छोड़कर चले आए। यह निर्णय सही नहीं हो सकता। क्षमा करें गुरुदेव, मैं घर लौटूंगा तो सही, पर अभी नहीं। पहले मैं संदिग्ध में रहकर कुछ ज्ञान हासिल कर लूं। आप जो कहेंगे वही करूंगा। महात्मा ने बार बार वापस लौटने के लिए उससे कहा। निर्णय पर अडिग रहा। यह देखकर महात्मा प्रसन्न हो उससे बोले,
नकुल, मैं तुम्हारी परीक्षा लेकर यह ज्ञात हुआ कि परिवार में अभी भी तुम्हारे मन में मोह बाकी है, अतः मैं नहीं तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, इसलिए अब मैं दक्षिण दिशा बदलकर पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए ताकि तुम्हारे पिता तुमसे भेंट ना हो सके। जो गया गुरुदेव। और संध्या होने को आई। प्रधानमंत्री सुहेल नकुल की खोज पाने में असफल नहीं हुए। खेत के किनारे किसान बैठा हुआ है, उसे चलकर पूछता हूँ कि उसने इधर किसी महात्मा और एक युवक को जाते देखा। उसने रथ से उतरकर किसान के पास पूछा, क्यों भाई, इधर से किसी महात्मा या युवक को जाते देखा? नहीं श्रीमान, मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठा हूँ, मैंने किसी को यहाँ से जाते नहीं देखा। यह प्रश्न सुहेल ने गहरी सांस छोड़ी और देखकर किसान ने उससे पूछा, क्या बात है श्रीमान, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या मैं आपकी कोई परेशानी का कारण जान सकता हूँ? क्या बताऊँ, मेरा पुत्र घर बार छोड़ त्याग कर महात्मा के साथ चला गया, उसकी खोज कर रहा हूँ। जरा सोचो तो, जब लोग ये जानेंगे तो रामगढ़ के प्रधानमंत्री का बेटा निर्वित विहू को छोड़कर सन्यासी हो गया तो कितनी जगह सही होगी। प्रधानमंत्री जी, एक अनपढ़ किसान हूँ, फिर भी यदि आपके सलाह दूँ तो आप उस सलाह मानेंगे? कैसी सलाह भाई? प्रधानमंत्री जी, आपकी बात सुनकर पता चलता है आपका बेटा चरित्रहीन था। यदि माँ ने कठोर वचनों से सुनकर सन्यासी बन सुधरना चाहता है तो आप यह मौका क्यों नहीं देना चाहते? जाते समय वह सारथी से कह गया था, वह तभी वापस लौटेगा जब कुछ बनकर आएगा। उसके इस कथन से प्रतीत होता है एक न एक दिन वह अवश्य घर वापस लौटेगा, इसलिए आपको इस प्रकार उसकी खोज नहीं करनी चाहिए। वह आपके पास अवश्य लौटेगा, लेकिन तभी जब वह पूरी तरह सुधर जाएगा। किसान की बात सुनकर प्रधानमंत्री सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के पश्चात किसान से बोले, भाई तुम्हारी बातें मुझे सर दिखाई दे रहा है, मैं व्यर्थ में ही नकुल की खोज में भटक रहा हूँ, तो लोग कुछ कहें तो कहने दो, मुझे नकुल के सुधरने का यह मौका देना चाहिए। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी, आपको मेरी सलाह मान ली। अब मेरी एक और विनती है, आपसे मान लीजिए। कौन सी विनती भाई? प्रधानमंत्री जी, सांझ होने चलिए, कुछ देर में रात घिराएगी, रात्रि में शायद रामगढ़ जाना उचित न होगा, इसलिए आज रात मुझ गरीब की कुटिया में गुजारे। तुम कह तो ठीक रहे हो भाई, रात्रि का निर्जीव स्थान पर सफर करना बुद्धिमानी नहीं होगी, इसलिए आज रात हम तुम्हारे यहीं गुजारेंगे। तो चलिए प्रधानमंत्री जी, आपको मेरे घर ले चले। किसान आदर सहित प्रधानमंत्री सुहेल को अपने घर ले आया और वहीं प्रधानमंत्री ने भोजन कराया। तत्पश्चात किसान की बूढ़ी माँ बोली, बहन तुम्हारा पुत्र बहुत ही बुद्धिमान है। आज उसने मुझे एक बुद्धिमानी भरी सलाह देकर अपनी बुद्धिमानी का सिक्का जमाया है। प्रधानमंत्री जी, मेरा सावन है बुद्धिमान, गांव के सारे बड़े बूढ़े मुश्किल काम सावन ही सलाह दिया करता है। मेरा बेटा हीरा है, हीरा। प्रधानमंत्री जी, सचमुच बहन तुम्हारा बेटा सावन हीरा है, पर यदि थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता तो सोने पर सुहागा होता। प्रधानमंत्री जी, सावन अनपढ़ रह जाने का इसमें दुर्भाग्य का बहुत बड़ा हाथ है। यह हम अनपढ़ गरीब के पल्ले पड़ा न, और यह हमारी तरह अनपढ़ गवार रहता। मैं कुछ समझा नहीं बहन, क्या सावन तुम्हारा सगा बेटा नहीं है? मेरे ऐसे बाग कहाँ जो सावन को अपनी कोख से जन्म देती। प्रधानमंत्री जी, तो फिर सावन किसका बेटा है? मुझे अगर यह पता होता तो मैं इसके असली माता पिता को न सौंप देती। प्रधानमंत्री जी, अब सावन छोटा था तो वह राजगढ़ के एक मेले में मिला था। क्या क्या का सावन राजगढ़ के मेले में मिला था? कब मिला था? यह बात कब की है बहन? यह आज से 22 वर्ष पूर्व की बात है। मुझे मेरे पति और सावन को रोता हुआ मिला था। इसे रोते देख मुझे और मेरे स्वर्गवासी पति ने इस पर तरस आ गया। हमने कोई संतान नहीं थी, इसलिए इसे अपने साथ ले आए, इसे अपने बेटे की भांति पाला पोसा। अब यह सावन मेरे जीने का आखिरी सहारा है। ओह, तुमने सावन के विषय में इतना कुछ बताया। अब यह बात बता दो बहन कि सावन के सीने पर कोई चंद्र का निशान तो नहीं है? यह सुनते ही सावन की माँ चौंक कर प्रधानमंत्री सुहेल की ओर देखा
आपको वह निशान के विषय में कैसे पता है प्रधानमंत्री जी? तो सावन के सीने पर ऐसा निशान है? हाँ, सावन के सीने पर एक चंद्र का निशान बना है। सावन, जरा अपनी कुर्ता उतार कर अपनी छाती का वह निशान दिखाना। सावन ने कुर्ता उतार कर जब प्रधानमंत्री को अपनी छाती का निशान दिखाया, ओह, यह तो बिल्कुल वैसा ही निशान है। क्या बात है प्रधानमंत्री जी, आप सावन की छाती पर यह निशान देखकर इस प्रकार चौंक क्यों उठे? भाई, वर्षों पूर्व लगे मेले में मैंने तीनों पुत्रों के सीने पर ऐसा चित्र निशान गुदवाए थे। हाँ बहन, हम चंद्रवंश के हैं। हमारे परिवार की प्रथा के अनुसार परिवार के जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के सीने पर यह चक्र के निशान गुदवाए जाते हैं। उस दिन मेले में जब यह मंगल कार्य संपन्न करवाने के लिए गए तो अकस्मात ही बड़े जोर से आंधी तूफान आ गया, जिससे मेरे बड़े पुत्र मेरे परिवार से बिछड़ गए। ओह! आंधी तूफान शांत होने पर हमने दोनों लापता पुत्रों की खोज करवाई, पर हमें सफलता नहीं मिली। हम सब्र कर रह गए, अपने तीसरे बेटे को पालने लगे। इसका मतलब हुआ प्रधानमंत्री जी, सावन आपका खोया बेटा है? हाँ बहन, इसमें कोई शक की नहीं रहा कि सावन हमारा बेटा है। यह तो क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? सावन बेटे, अब तुम प्रधानमंत्री नहीं, अब तू पिता कहो। हम तुम्हारे पिता हैं। पिताजी, यह देख, मुझे खुशी हुई, सावन को उसका खोया हुआ परिवार मिल गया। बहन, यह सब तुम्हारे कारण वो संभव हो सका। न तुम सावन को पालती, न आज यह मुझे इस रूप में मिलता। शुभांगी और राधा सारी रात सोई नहीं। माँ, पिताजी अभी तक वापस नहीं लौटे। घबरा मत बहू, सुबह होने पर वे नकुल को लेकर अवश्य आएंगे। उधर महात्मा नकुल ने रात्रि में एक सदन वन में अपना पड़ाव डाला। नकुल सारी रात जाकर महात्मा के चरण दबाता रहा। प्रातः होने पर, बहन, अब तुम और सावन मेरे साथ रायगढ़ चलना होगा। हमें रायगढ़ चलना होगा? पर क्यों प्रधानमंत्री जी? आज से तुम हमारी बहन हो और सावन हमारा बेटा, इसलिए हम दोनों रायगढ़ हमारे परिवार के साथ रहोगी। ओह प्रधानमंत्री जी, हमारे ऐसे भाग। प्रधानमंत्री सुहेल और उसके पालक किसान पत्नी को लेकर रायगढ़ अपने महल पहुंचे। और स्वामी नकुल कहाँ है? यह आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा। स्वांगी, मैं नकुल को ढूंढ कर तो नहीं ला सका, लेकिन तुम्हारे खोए हुए बड़े बेटे को ले आया हूँ। क्या कहा? मेरा खोया हुआ बड़ा बेटा? स्वामी, यही है जो मेरे सामने खड़ा है। यह मेरा खोया बेटा है? तू दूर क्यों खड़ा है? आकर मेरे सीने से लग जा। सावन आगे बढ़कर शुभांगी के सीने से लग गया। शुभांगी की आंखों में खुशी की आंसू धारा बह निकली। और प्रधानमंत्री ने किसान की पत्नी के बारे में बताते हुए शुभांगी से कहा, शुभांगी, यह महान स्त्री जिसने हमारे खोए हुए बेटे को आज तक पालन पोषण किया है। ओ बहन, हमारे जिगर के टुकड़े का पालन पोषण किया, इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। और प्रधानमंत्री सुहेल राधा से बोले, बहू, यह मत सोच लेना कि तुम्हारा पति वापस नहीं लौटा। वह एक दिन जरूर वापस लौटेगा, इसलिए कुछ सुधर कर ही तुम उस प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं कह सकता कि यह प्रतीक्षा कब तक करनी होगी। वैसे तुम्हारा घर है, इस घर में तुम्हारा पूर्ण स्वाभिमानित है। फिर भी यदि तुम चाहो तो प्रतीक्षा की अवधि तुम अपने मायके में गुजार सकती हो, जैसे तुम उचित लगे। नहीं, वही करना। मैं तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालूंगा। पिताजी, मैं यहीं रहकर अपने पति को वापस लौटने की प्रतीक्षा करूंगी। वे वापस लौटे तो ठीक है, न लौटे तो ठीक है। मेरा शेष जीवन इसी घर में रहकर आपकी सेवा करते हुए बीतेगा। अगले दिन प्रधानमंत्री सुहेल को दरबार ले गए। सावन को अपने साथ लेते गए। महाराज, यह मेरा बड़ा बेटा सावन है, जो वर्षों पूर्व मेले में हमसे बिछड़ गया था। अच्छा, लेकिन अब इस समय पश्चात यह तुम्हें कैसे और कहाँ मिला प्रधानमंत्री जी? तब प्रधानमंत्री राजा जसवंत को सारी बात विस्तार से बताई। उसने आदेश पर अनपढ़ सावन शिक्षित राजनीति, धर्म ज्ञान और शिक्षा लेने लगे।
उसकी पालक माँ सुबानी के साथ महल में रहने लगी। इधर वन वन पर्वत पर नगर नगर बढ़ते हुए महात्मा नकुल को ज्ञान का अमृत पिला रहे थे। बस मनुष्य को दया की भाव अवश्य होना चाहिए, जिससे मनुष्य में दया नहीं आती, जीते जी मर जाता है, मरे समान होता है। धीरे धीरे 6 माह व्यतीत हो गए। राजसी वातावरण में रहने से, शिक्षा ग्रहण करने से ग्रामीण सावन का स्वभाव बहुत बदलाव आ गया। वह सचमुच अब हमारा बड़ा बेटा के वेश में अनुरूप ढल गया। इन्हीं दिनों ठगों का एक गिरोह रायगढ़ में एक सराय में आकर रुका। गुलशन बेटे, इस समय हमारे गिरोह में तुम ही युवा हो और हम चारों बूढ़े और बीमार, इसलिए नगर में अकेले ही लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाना है। ठीक है बापू, तुम निश्चिंत रहो, आज ही नगर में जाकर अपने ठग की विद्या का कमाल दिखाता हूँ। और बाहर आकर सोचने लगा, नगर में अपनी ठगी का पहला शिकार कैसे बनाऊं। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि उप बड़ी जोर से टक्कर मारी तुमने तो। माफ़ करना भाई, मैं जल्दी में था, इसी कारण जल्दबाजी में तुमसे टकरा गया। लेकिन तुम इतने हड़बड़ाहट में कहाँ भागे जा रहे हो भाई। मैं प्रधानमंत्री सुहेल जी का सेवक हूँ। उसके रायगढ़ के महाराज जसवंत का 21वां जन्मदिन। इस प्रधानमंत्री जी महाराज जसवंत के जन्मदिन पर विशेष मूल्यवान रत्न जनित मुकुट, हार मुकुट उपहार देना चाहते हैं। 70 सुंदर वस्त्र इत्यादि उपहार में देना चाहते हैं। वस्तुओं का निर्माण के बारे में कहने के लिए इस समय दर्जी और सुनार के पास जा रहा हूँ। ओह, तब तो महत्वपूर्ण कार्य करने निकले हो भाई, जाओ, हर कार्य में देर न करो। सेवक के जाने के पश्चात गुलाब सोचने लगा, इस आदमी के जो सूचना मुझे मिली है वह सूचना के आधार बनाकर मैं अपनी ठग विद्या द्वारा रायगढ़ के राजा के ऊपर अपनी धाक जमा सकता हूँ। यदि ऐसा हो गया तो रायगढ़ के राजा मुझसे संग्रह सी अपने दरबार में महत्वपूर्ण पद पर आसीन कर नहीं देगा। उसने शातिर दिमाग तुरंत एक योजना बनाई। उसी योजना के तहत कुछ देर बाद रायगढ़ के लोगों में झूठी अफवाह फैला रहा था। कुछ सुना भाइयों, प्रधानमंत्री सुहेल महाराज को उसके जन्मदिन धोखे से मारकर उसके स्थान पर अपने पुत्र को राजा बनाना चाहते हैं। क्या कह रहे हो भाई, प्रधानमंत्री सुहेल भला क्यों करेंगे, वे तो पक्के देशभक्त है। यह तुम सोचने का नज़रिया है भाइयों, तुम लोग सरल स्वभाव के हो, इसलिए प्रधानमंत्री के विषय में ऐसा सोचते हो, वरना वे पक्के छुपे रुस्तम हैं। तुम देखना महाराज के जन्मदिन के अवसर पर वे कैसे खून की होली खेलेंगे। और गुलाब सोच रहा था, अब सिरदी मेरे द्वारा फैलाई अफवाह का कमाल दिखाएगी। किसी ने सच ही कहा है, किसी झूठ को अगर 100 बार दोहरा दिया जाए तो वह सच लगने लगती है। और राजा जसवंत के जन्मदिन से एक दिन पहले ही गुलाब एक जोशी का रूप धरकर राजा जसवंत के पास पहुंचा। महाराज, मेरा नाम त्रिकालदर्शी आश्चर्य का विशेषज्ञ है, आप आज्ञा दें तो मैं आश्चर्य देखकर आपका विषय बताऊं। हाँ, क्यों नहीं जोशी जी, हम बहुत कदर करते हैं। गुलाब ने कुछ देर राजा के जसवंत के हाथ की रेखा देखने का अभिनय किया। महाराज, आप बहुत तेजस्वी हो, प्रकार पराक्रमी राजा हो, आप प्रजा आपके गुण गाते नहीं उदाती। आज से 100 वर्ष होने के बाद रायगढ़ प्रशासन करते, किंतु क्या महाराज, राजगढ़ के प्रधानमंत्री राय की दशा बनकर आपकी राह में खड़े हुए हैं। वह गुप्त रूप से आपने मारने की योजना बना रहे हैं। क्या कह रहे हो जोशी जी? महाराज, यह मैं नहीं, आपकी हस्तरेखाएँ कह रही हैं। हस्तरेखाओं के अनुसार प्रधानमंत्री जी आपके पुत्र रायगढ़ को राजा बनाना चाहते हैं। इस कार्य के हेतु उसने अपने पुत्र को नया मुकुट, छत्र, वस्त्र इत्यादि आभूषण भी तैयार करवा लिए हैं। महाराज, आपको यदि मेरी बात का विश्वास न हो तो राज्य के दर्जी सुनार को बुलवा कर इस विषय में तहकीकात कर सकते हैं, जिससे प्रधानमंत्री जी के कहने पर नया मुकुट, नए आभूषण, राजसी वस्त्र बनाए हैं
यह तो ठीक होगा। और राजा तुरंत ही उसी समय दर्जी व सुनार को पूछताछ की। महाराज, यह सच है कि प्रधानमंत्री ने राजमुकुट और आभूषणों का निर्माण करने मुझसे करवाया है। प्रधानमंत्री जी ने मुझसे नए राजसी वस्त्र बनवाए हैं। मैंने उन वस्त्र उनके कहने पर बनाए हैं। वे वस्त्र केवल राजा ही पहनते हैं। ओह, तो दोस्ती की बात सच निकली। प्रधानमंत्री निश्चय मुझे मारना चाहता है। इससे पहले मुझे अपने उद्देश्य में सफल हो जाए, मुझे सिर उसके ऊपर कतर देने चाहिए। और राजा जसवंत ने कुछ सोचकर गुलाब से कहा, जोशी, अच्छा हुआ कि आपने समय रहते हमें सचेत कर दिया। हम तुम्हें आज से राजकीय जोशी नियुक्त करते हैं। कल हमारे दरबार में प्रधानमंत्री सोहेल परिवार व उसके परिवार को प्राणदंड देंगे। तुम दरबार में उपस्थित रहना। जोग्य महाराज। और राजा जसवंत के हृदय में क्रोध की आग बरबस धूर्त गुलाब मन ही मन मुस्कुराता वहाँ से चला गया और सराय में पूछकर अपने बाकी साथियों को अपनी दिनचर्या के विस्तार में बता। तत्पश्चात अपनी चालाकी से मैं रायगढ़ के राजजोशी बन चुका हूँ। अब तुम देखना, तुम सबको भी मैं राज दरबार में अच्छे अच्छे पद पर नियुक्त कर दूंगा। ओह, गुलाम मान गए तुम्हारे चालाकी को। राज दरबार में नौकरी चैन से अपना बाकी जीवन गुजार सकेंगे। और वह तो ठीक है, पर गुलाब के फैलाए जाल के कारण बेचारा निरपराध प्रधानमंत्री सपरिवार मारा जाएगा। और प्रधानमंत्री की चिंता तुम क्यों करते हो? राम लखन उसके परिवार के भाग्य में ऐसा ही मरना लिखा होगा। यह सुनकर ठग होकर के हंस पड़े। उधर एक गुप्तचर प्रधानमंत्री सुहेल को सूचना दे रहा था। प्रधानमंत्री जी, जोत्स्यन ने आपके प्रति राजा जसवंत को भड़का दिया है, इसलिए कल बड़े दरबार में आपके परिवार को मृत्युदंड देने वाले हैं। गुप्तचर ने विस्तार से प्रधानमंत्री सोहेल को सारी बात बताई। प्रधानमंत्री सोहेल उसी समय सावन को बुलाकर सारी बात उसे बताई। तत्पश्चात, सावन बेटे, संकट की विकट घड़ी में इस समय हमारे सामने सारे परिवार के प्राण अपने वंश सम्मान बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान करना होगा। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आप अपना बलिदान देंगे? चलिए हम इसी समय चलकर राजा जसवंत को अपनी बेगुनाही का सबूत देते हैं। नहीं बेटे, अब यह संभव नहीं है। राजा के मन में हमारे प्रति संदेश का अंकुर फूट चुका है। क्रोध में अंधा होकर राजा हमारी बातों में कभी विश्वास नहीं करेगा। अब तो मेरा बलिदान ही परिवार का सम्मान बचा सकता है। अतः कल तुम्हें बड़े दरबार में मेरा वध करना होगा। यह जघन्य अपराध मैं कैसे कर सकता हूँ पिताजी? फिर मारना ही है तो हम दोनों पिता पुत्र को एक साथ क्यों न मर दें? यह बचपने बड़ी बातें कर रहे हो सावन। एक के लिए क्या सबको मरना बुद्धिमानी है पिताजी? आप मुझे पितर हत्या जैसे पाप क्यों करवाना चाहते हैं? बेटा, जिस समय कल दरबार में प्रवेश करूं, मैं उसी समय हीरा चाट लूँगा, जिससे मेरी मृत्यु तत्काल हो जाएगी। तुम्हें अपने तलवार से मेरा सिर काट देना। इस प्रकार तुम्हारे पितर हत्या का पाप नहीं लगेगा और परिवार सहित वंश सम्मान भी बच जाएगा। पिताजी, जब आप यह दृढ़ निश्चय ही कर चुके हैं तो अब मैं क्या कहूँ? उधर नकुल महात्मा चौकन्ने से कह रहा था, यह क्या गुरुदेव, आप शायद रायगढ़ की सीमा की ओर जा रहे हैं। हाँ वत्स, तुमने ठीक पहचाना। रायगढ़ यहाँ से कुछ दूरी पर है। रायगढ़ की सीमा पर पहुंचकर वापस लौट जाऊंगा। आप यह क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बेटा नकुल, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम 6 माह से मेरे साथ रहे, तुम्हें अपने भरपूर ज्ञान प्राप्त किया। अब तुम बुरे वैज्ञान छोड़कर बुरी तरह बदल चुके हो। तपस्वी प्रवृत्तियों को त्याग तुम्हें साहित्य और प्रतियों में अपना लिया है। सुधरने के लिए तुम घर से निकले थे, अब तुम बिल्कुल सुधर गए हो। तुम्हें वापस घर लौटना होगा। लेकिन गुरुदेव आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता। नकुल, मेरा मोह छोड़ दो। वहाँ तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी
प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे पितर ऋण को चुकाने का समय आ गया है। ऋण ऋण चुकाने रायगढ़ जाना होगा। पितृण, आप किस पितृण की बात कर रहे हैं गुरुदेव? नकुल, तुम सीधे दरबार में जाना। तुम्हारे पिता सिरविहीन शव मिलेगा। उस शव को सर पे जोड़कर तुम संजीवनी बूटी छिड़क कर अपने पिता को नया जीवन देना होगा। ओह, लेकिन पिताजी को भरे दरबार में कौन मारेगा और क्यों मारेगा? तब महात्मा से ने नकुल को विस्तार से सारी बात बताई। तत्पश्चात नकुल, तुम्हारा सबसे बड़ा खोया हुआ भाई सावन घर वापस लौट चुका है। तुम्हें भी वापस घर लौट जाना चाहिए। तुम्हारे पिता का तीसरा मंझला भाई कौन है गुरुदेव? तुम्हारा तीसरा भाई वही गुलाब है जिसने जोशी बनकर तुम्हारे पिता के प्रति राजा का जसवंत को भड़काया है। ओह, तकदीर भी कैसा कैसा तमाशे दिखाती है गुरुदेव। सिर दिवे दोनों रायगढ़ की ओर सीमा के पहुँचे। महात्मा उसे मृत संजीवनी बूटी देते हुए बोले, नकुल, भोर होने वाली है, अब जाओ रायगढ़ में जाकर अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। और महात्मा चैतन्य ने चरण स्पर्श कर रायगढ़ की ओर चल दिया। और उधर दिन निकलते ही प्रधानमंत्री सुहेल सावन के साथ दरबार में पहुंचा। प्रधानमंत्री ने उंगली से निकालकर हीरा चाट लिया। प्राणहीन हो जैसे ही उसका शरीर पृथ्वी की ओर गिरने से पहले सावन ने म्यान से तलवार निकाली और दरबार में मानो जैसे भूचाल आ गया। सावन, तुमने अब यह क्या किया? अपने पिता की हत्या कर डाली। महाराज, मेरे पिता के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले थे। मैं राजद्रोही का बेटा नहीं कहलाना चाहता, इसलिए मैंने भरे दरबार में अपने पिता की हत्या की है महाराज। ओह, तब तो तुम निश्चय ही देश प्रेमी हो सावन। हम तुम्हारे देशद्रोही पिता को स्थान पर तुम्हें रायगढ़ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। महाराज, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य का अवसर है। और वह क्षण जब दरबार में बदमाश नकुल प्रवेश किया, भावहीन सा सुहेल के शव के समीप पहुंचा। और तत्पश्चात, राज जोशी, तुमने जिसको षड्यंत्र से फंसा कर मरवाया, जानते हुए वह तुम्हारा पिता था नालायक। यह क्या कह रहे हो तुम? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा छोटा भाई नकुल हूँ। तुम झूठ बक रहे हो। मेरा कोई भाई नहीं है। गुलाब, कम से कम इस वक्त झूठ का सहारा न लो। देखो, बचपन में हम तीनों भाइयों के सीने पर हमारे पिता ने चक्कर का निशान गुदवाया था। मेरे सीने पर चक्कर का निशान बना हुआ है। देखो, तुम्हारे सीने पर भी ऐसा ही चंद्र का निशान बना होगा। ओह, ऐसा निशान तो वास्तव में मेरे सीने पर बना हुआ है। प्रधानमंत्री सुहेल मेरे पिता थे। फिर कौन है जिन ठग को मैं अपना पिता मानता आया हूँ? गुलाब असमंजस में पड़ गया और दरबार में अन्य ठगों के साथ बैठा उसका बापू उठकर उसके सामने आया। बेटा गुलाब, यह युवक ठीक कह रहा है। निश्चिंत ही इसके सगे भाई हो। यह तुम क्या कह रहे हो बापू? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। आज तक मैंने तुम्हें यह बात छिपाता आया क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। यह सब क्या गोरख धंधा है बापू? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुलाब, मैं तुम्हें विस्तार से सब कुछ बताता हूँ। बेटा, तुम आज से वर्षों पहले रायगढ़ में लगे एक मेले में मिले थे। मेले में आए तूफान में शायद अपने परिवार से बिछड़ न जाने के कारण मुझसे अच्छे लगे। मैं तुम्हें उठाकर ले आया, अपना बेटा बनाकर पाला पोसा। ओह, तब तो निश्चिंत ही प्रधानमंत्री सुहेल का खोया बेटा हूँ। वह दौड़कर प्रधानमंत्री सुहेल के सबके पास पहुंचा। बू, ये मैंने क्या किया? पिताजी को मरवा दिया राज जोशी। यह सब क्या झमेला है? महाराज, यह सब मेरा किया धरा है। प्रधानमंत्री जी, आपके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं रचा था। यह क्या कह रहे हो तुम्हारी भविष्यवाणी? मेरी वह भविष्यवाणी झूठी थी महाराज। मैंने झूठ बोलकर आपको प्रधानमंत्री जी के प्रति उकसाया था। मैं ठग विद्या के सारे आपके दरबार में स्थान पाना चाहता था महाराज। ओह, तुम्हारे कथन का अर्थ है प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध गलत सोचने लगे और
इस कारण प्रधानमंत्री को मरना पड़ा। जी महाराज, दुखी न हो, प्रधानमंत्री को अभी जीवित किए देता हूँ। क्या यह सच्चा है, संभव है? हाँ महाराज, यह संभव है। मेरे पास मृत संजीवनी जिससे पिताजी पुनर्जीवित हो सकते हैं। फिर इस नेक काम में देर क्यों कर रहे हो? प्रधानमंत्री को जीवित करो। हमें उनसे क्षमा मांगने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। तब नकुल ने मृत संजीवनी को सिर से जड़ से जोड़ा और पश्चात मृत संजीवनी को तोड़कर उसके ऊपर छिड़क दी। अगले ही पल प्रधानमंत्री सुहेल ने आंखें खोल दी। पिताजी, नकुल बेटा, तुम लौट आए। नकुल दौड़कर उसके चरणों में लिपट गया। पिताजी, मुझे क्षमा कर देना, आज आपको बहुत दुख दिए। नकुल बेटे, यदि तुम सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। गुलाब भी आगे बढ़ा। पिताजी, मुझे भी क्षमा कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपकी मृत्यु का कारण बना। ओ तुम पिताजी कह रहे हो? पिताजी, मैं आपका खोया हुआ तीसरा बेटा गुलाब हूँ। क्या पिता, कुदरत ने आज बिछड़े परिवार को फिर मिला दिया। ओह मेरे भाग्य, क्या ऐसी अनहोनी भी हो सकती है? सुहेल ने प्रशंसा से कांपते हुए अपने तीनों बेटों को छाती से लगा लिया। तब राजा जसवंत ने उससे कहा, प्रधानमंत्री जी, हमें क्षमा कर दीजिए। तुम पर शक कर बैठे। प्रधानमंत्री महाराज, आप इसमें आपका कोई कसूर नहीं, होने को शायद यही मंजूर था। प्रधानमंत्री जी, मरते ही हमने तुम्हारे बेटे सावन को नया प्रधानमंत्री बना दिया। हम अपना फैसला निरस्तर कर कर पुनः राजगढ़ का प्रधानमंत्री बनाते हैं। क्षमा करें महाराज, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए पुनः प्रधानमंत्री का पद का इच्छुक नहीं हूँ। आप सावन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर चुके हैं, इसलिए इसे ही राजगढ़ का प्रधानमंत्री रहने दीजिए। तुम्हारी जैसी तुम्हारी इच्छा सुहेल। प्रधानमंत्री सुहेल खुशी खुशी अपने तीनों पुत्रों के साथ अपने घर वापस लौटे। देखो शुभांगी, आज मैं तुम्हारे तीनों बेटों को ढूंढ कर ले आया हूँ। सच स्वामी। गुलाब ने आगे बढ़कर शुभांगी के चरण स्पर्श किए। सुहेल अपने परिवार के साथ प्रशंसापूर्वक रहने लगा। एक दिन नकुल रथ में बैठा जा रहा था। चंद्रलेखा तुम्हारे उस रात व्यवहार ने मेरी आंखें खोल दी। अब मेरे जीवन में तुम्हारा नहीं है, पति मेरी धर्मपत्नी राधा का हक है। नकुल जी, यह क्या तुम मुझे बिल्कुल भूल गए? मुझसे क्या गलती हो गई? यह कहकर नकुल रथ को आगे बढ़ा दिया और नर्तकी चंद्रलेखा ठगी सी उसे जाते देखती रही। समाप्त दोस्तों।